नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि राजाओं के समय में दुनिया कैसी थी? क्या हर राजा न्यायप्रिय होता था या वीर होता था? या इसके पीछे की कुछ और सच्चाई है? क्या सच में वो सोने की चिड़िया वाला दौर था या फिर आम जनता को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? महल के अंदर की ज़िंदगी क्या थी और महल के बाहर आम लोगों की ज़िंदगी क्या थी, वो सब आपको हम बताने वाले हैं। आखिर राजतंत्र का सच क्या था? राजाओं के समय की दुनिया कैसी थी? राजतंत्र का असली सच क्या था, वो आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और वीडियो को आखिर में बताऊंगा मैं आपको, अगर वर्तमान के समय में अगर राजतंत्र होता तो फिर क्या होता है, ठीक है, किन चीज़ों को हमें झेलना पड़ता अगर वर्तमान के समय में राजतंत्र होता तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, राजतंत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है वो क्रिएट हो गई है फाइनली यूट्यूब के द्वारा। टिकटॉक कम्युनिटी जो कि सिद्धार्थ सिंह के नाम से जनरेट हो गई है। अगर आपके मन में कुछ भी क्वारी रहती है हमारे चैनल को लेके, या आपके मन में कुछ भी थिंकिंग है, या फिर आप ओवरऑल हमारी वीडियो की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से देखना चाहोगे, मेरी कंटेंट की टोटल 4 कैटेगरी हैं, वो सब आप हमसे शेयर कर सकते हो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के द्वारा। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको जिन कैसे करें। तो उसके अंदर मुझे कमेंट भी देखने को मिला कि उस कमेंट के अंदर बोला गया मुझसे कि तुम्हारी थंबनेल तो ठीक है, बट यू हैव टू कॉन्फिडेंस इन दी स्पीकिंग टाइम, मतलब जब आप बोलते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। तो अभी मैं बताना चाहूँगी, अभी थोड़े स्टार्टिंग है, मैं कुछ नई चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अपनी ओवरऑल क्वालिटी को लेके। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अभी एक माइक मैंने परचेज़ किया है, ये ग्रीन आरो का, और एक कैमरा भी मैंने परचेज़ किया है। बाकी अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहूँ तो कॉन्फिडेंस बाय नेचर ही है। मैं किसी ज़्यादा स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देता हूँ। बाय नेचर ही जो मुझे चीज़ों को समझाना होता है मैं वही चीज़ों को आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे कैसे शो ऑफ लगती हैं, और वो शो ऑफ में मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आपके सामने भी जैसा हूँ वैसा ही दिखना चाहता हूँ। शो ऑफ वाली चीज़ों से मैं दूरी रहना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगी मेरी, उनमें आप अच्छे से देख के समझ जाओगे, ठीक है। तो फाइनली राजतंत्र के बारे में भी और अच्छे से बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल की जो एक कंटेंट की कैटेगरी है वो है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। उसी के बारे में ये वीडियो है। सबसे मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो ये वही वीडियो है मेरी बेसिक वाली। मैं आपको बेसिक से चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताते हुए चलूँगा, इससे कि आप करंट की जो राजनीति है, करंट के जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको अच्छे से समझ पाओ। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल संसद में क्या चल रहा है, ठीक है, कौन कौन से राजनीतिक मुद्दे उभर के आ रहे हैं वर्तमान के समय में। It is disgraceful. It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. उसकी अच्छी जानकारी आपको और अच्छी तरीके से हो जाएगी जब मैं कुछ चुने हुए विषयों को आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, और आप उसको खुद भी देख सकते हो। अगर आप पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप देख सकते हो उसको, आप अपने फैमिली को भी दिखा सकते हो, आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप खुद भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी। उसको मैं आपको कभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि उसके बारे में और अच्छी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। मेरे द्वारा विषय में बता रहा हूँ, उनको आप देखिए, उनको समझिए, और फाइनली मैं आपको करंट मुद्दों के बारे में उनकी ओर मैं चलूँगा, ठीक। चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, आखिर राजतंत्र का सच क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर राजतंत्र होता क्या है। तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजतंत्र के बारे में आपको ऐसा ये बताना चाहूँगी, जब भी राजाओं के समय की दुनिया थी, वो एक राजतंत्र एक ऐसा शासन था जिसके अंतर्गत राजा ही सर्वोपरि होता था, या फिर राजा ही उस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होता था, और उसी के द्वारा ही वो पूरा राज्य चलाया जाता था, या फिर जितने भी बड़े निर्णय लिए जाते थे वो राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कानून बनते थे वो राजा के द्वारा ही बनते थे। जितनी भी सेनाएं रहती थी उसकी, वो राजा के अधीन ही रहती थी। और सबसे बड़ी बात जो है कि राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत जो है शक्ति, बिल्कुल भी शक्तियाँ जनता के पास नहीं होती थी। और राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत वंशानुगत प्रणाली चलती थी, मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी। जब राजा किसी युद्ध में शहीद हो जाएगा या फिर राजा की डेथ हो जाएगी
तो उसका पुत्र उस राज सिंहासन पर बैठेगा। ये हमारे पास पीढ़ी टू पीढ़ी वंशानुगत प्रणाली राजतंत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलती थी। तो आपको राजतंत्र से यही समझना है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजा ही सर्वोपरि होता था किसी भी निर्णय लेने के लिए, और उसी के द्वारा ही पूरा शासन चलाया जाता था। जनता के पास कोई भी शक्ति नहीं होती थी उस समय में, और राजा ही विभिन्न प्रकार के निर्णयों को लेता था। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। राजाओं के समय में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में भी और हम बात कर लेते हैं। जैसे वर्तमान के समय में तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत, बट राजतंत्र के अंतर्गत ये शासन प्रणाली किस तरीके से चलती थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अंतिम निर्णय तो राजा ही लेता था, बस वो ये सारे कार्य खुद नहीं करता था। उसके पास कुछ लोग होते थे, जैसे उसके एक राज्यसभा होती थी। राज्यसभा के अंतर्गत उसका एक मंत्री होता था। मंत्री के साथ साथ कुछ सलाहकार होते थे जो उसको सलाह देते थे किसी भी विषय को लेके, और कुछ गुप्तचर होते थे। गुप्तचर का क्या काम होता है कि आसपास अपने क्षेत्र या फिर दूसरे क्षेत्रों में क्या चल रहा है वो सब उसकी जानकारी गुप्तचर के द्वारा राजा को दी जाती थी। राजा के पास मंत्री, सलाहकार, गुप्तचर, सेनापति होते थे जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर डिसीजन लेने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार होता था वो हमारे पास राजा के पास ही होता था। मतलब राजा अपने सलाहकारों से सलाह लेगा, मंत्रियों से पूछेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। किसी भी विषय को लेके राज्यसभा में बातें होंगी। राज्यसभा में बातें होने के बाद जो फाइनल डिसीजन है वो राजा के द्वारा ही लिया जाता है। परंतु इस केस में जो भी फैसला लिया जाता है वो हमारे पास राजा की बुद्धि पर डिपेंड करता है। राजा की बुद्धि पर डिपेंड करता है। अगर राजा योग्य रहेगा, समझदार रहेगा तो वो फैसला जनता के हित में जाएगा और जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु अगर राजा ही बुद्धिहीन रहेगा, उसको चीज़ों का ज्ञान नहीं रहेगा, तो उसका अत्याचार भी जनता को झेलना पड़ता था। तो ये हमारे पास राजा की बुद्धि पर डिपेंड करता है। जो अंतिम फैसला राजा लेता है तो राजा की बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का फैसला लेता है, और उससे फिर जनता के लिए लाभ भी हो सकता है और उससे फिर हानि भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि आम आता थी उसकी ज़िंदगी क्या थी। ठीक है, उसके बारे में बात करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राजा का तो हमें पता है कि राजा तो अपने महल के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, परंतु जो उसके राज्य के अंतर्गत जो आम जनता थी, जो गाँव में छोटे छोटे गाँव में रहते थे, उनकी क्या हालत थी वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, उस समय की बात की जाए तो राजतंत्र के अंतर्गत जो भी आम जनता थी वो सभी लोग मोस्टली जो है किसान थे, और उनका जो पूरा दिन था वो उसी तरीके से खेतों में काम करते हुए गुजरता था। खेतों में वो काम करते थे, अपने दिन की दिनचर्या को पूरी इसी तरीके की उनकी बनी हुई थी। खेतों के अंदर पूरे दिन लगे रहते थे, वो मेहनत करते थे और तब जाके वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाते थे। उसके साथ ही उनका जो मुख्य कार्य खेती करना ही था। उसके बावजूद भी उनको जो उस राज्य का राजा था उनको कर देना पड़ता था, उनको टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स के लिए शायद आपने एक मूवी भी देखी होगी, लगान के नाम से भी हम उसको जान सकते हैं। तो उनका जो आम जनता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खेती में नुकसान हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उससे राजा को कोई मतलब नहीं था। उसको अपने टैक्स से मतलब था, उसको जनता से टैक्स भी वसूलता था, बढ़ता थी उस समय में। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था आम जनता को, वो था युद्ध का डर। आपको अच्छे से पता होगा कि राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत युद्ध होना एक आम बात है, और कभी भी किसी भी समय पर युद्ध उस समय में हो जाता था, क्योंकि युद्ध भी किसी विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर होता था। तो उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था वो हमारे पास आम जनता को भुगतना पड़ता था। आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था जब भी युद्ध होता था, तो उस समय में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरी बात कि कुछ भी जो भी आदेश मिल रहा था उसका पालन उनको करना ही करना है, चाहे वो आदेश उनके हित में हो या फिर उनके हित में ना हो, चाहे वो आदेश किसी बुद्धिमान राजा के द्वारा लिया हो या फिर किसी बुद्धिहीन या फिर कह सकते हैं किसी अयोग्य राजा के द्वारा लिया गया हो, परंतु वो निर्णय आम जनता को मानना ही पड़ता था। अगर फसल खराब हो जाए तो भी जो है राजा को टैक्स देना ही देना है। राजा को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, चाहे उनकी फसल कितनी भी खराब हुई है, आम जनता के कुछ भी हुआ हो। बट कुछ अच्छे राजाएं भी रहे हैं जिन्होंने जनता के हित के लिए काम किया है। मैंने आपको बताया था कि बुद्धि की सबसे बड़ी बात है। जो है बुद्धिमान राजा रहेगा तो वो जनता के हित के लिए भी काम करेगा। जैसे कुछ राजा ऐसे भी रहे हैं जो जनता के लिए काम करे, उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया है,
जल की समस्या ना हो उनके लिए उन्होंने कुओं का भी निर्माण कराया है, कुएं या फिर तालाब जो है पानी का निर्माण भी कराया है उन्होंने। दूसरा शिक्षा को बढ़ावा भी दिया है, शिक्षा के लिए भी काम किया है। दूसरा फिर और उसके बाद जो व्यापार को भी बढ़ावा दिया है। व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में को उस राज्य के अंदर सेवाएं या फिर हमारे पास जो भी वस्तुएं होती थी उसके लेन देन के लिए भी राजाओं ने काम किया है। तो कुछ अच्छे राजाएं भी रहे हैं, कुछ बुरे राजाएं भी रहे हैं। जो अच्छे राजा रहे हैं उन्होंने जनता के हित के लिए काम किया है, और जो बुरे राजाओं के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता था वो जनता को उसको मानना पड़ता था। तो ओवरऑल यही थी हमारे पास उस समय में आम जनता की ज़िंदगी। वो पूर्णतः जो है खेती पर निर्भर रहते थे। खेती के बावजूद उनको टैक्स देना पड़ता था, और जो भी आदेश राजाओं के द्वारा दिया जाता था वो उनको मानना ही मानना है हमारे पास राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत। तो कर लेते हैं महलों की ज़िंदगी के बारे में, ठीक है, कि महलों की उनकी ज़िंदगी कैसी थी। एक तरफ तो जनता थी जहाँ पे उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। जब भी बुद्धिहीन नेता के द्वारा कोई भी फैसला उनकी हित में ना लेकर उनके द्वारा कुछ भी कार्य कराया जाता था तो उनसे जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और दूसरी ओर उनके महलों की चमक, ठीक है, महलों के अंदर वो एक आराम की ज़िंदगी जीते थे, एक शौक आराम वाली ज़िंदगी वो महलों के अंदर जीते थे। महलों के अंदर अगर सोने चांदी के आभूषण होना एक आम बात थी उस समय में। और उस समय जो है कोई भी राजा अगर किसी के कार्य से खुश होता था तो उधर उसको सम्मानित भी किया जाता था हमारे पास, उसको पुरस्कार देके। और जो पुरस्कार जो होते थे वो मोस्टली वही होते थे कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के आभूषणों द्वारा उनको सम्मानित किया जाता था। तो महलों के अंतर्गत सोने चांदी के आभूषण होना एक आम बात थी, और बहुत ही मात्रा में वहाँ पे हमारे पास ये सब आभूषण पाए जाते थे। विशाल किले रहते थे वहाँ पे महलों के अंदर, और राजा को शौक होते थे नाच गाना देखने के लिए, और बड़े बड़े हाथी उस राजमहल के अंदर हमें देखने को मिलते थे। उसके बाद है शाही दावतें। शाही दावतें का मतलब होता है कि राजा जो है विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करता था, ठीक है। तो वो सब हमारे पास शाही दावतें उस राजमहल के अंतर्गत चलती रहती थी जब भी हमारे पास राजतंत्र व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो महलों की ज़िंदगी कुछ इसी प्रकार की थी जो मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको बता ही दिया है। एक राजा जो होता था वो एक शौक आराम की ज़िंदगी हमारे पास महलों के अंदर जीता था, परंतु सभी राजा ऐसे नहीं थे। कुछ राजा जो है समझदार भी थे, कुछ राजा अपने जो है जनता की सेवा के लिए काम भी करते थे। तो कुछ राजा सैनिकों का नेतृत्व करते थे और उनको सही सलाह देते थे कि और उनके लिए जो भी युद्ध में महत्वपूर्ण हथियार होते थे उनके निर्माण के लिए भी वो कार्य करता था। अब हम बात कर लेते हैं युद्ध के ऊपर, ठीक है। युद्ध के ऊपर तो राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत तो युद्ध होना एक आम बात थी कि किन किन कारणों पे वहाँ पे युद्ध होते थे। मुख्य कारण क्या था युद्ध होने का, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, युद्ध होने के कारणों में सबसे मुख्य कारण था राज्य का विस्तार। राज्य का विस्तार का मतलब ये होता है कि जो भी राज्य की सीमा उसकी होती थी, राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर पर राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जो युद्ध होना वहाँ पे एक आम बात थी। क्योंकि कोई भी राजा होता था वो उसके लिए एक महान कार्य माना जाता था उसके राज्य के विस्तार को लेकर, ठीक है। अगर वो अपने राज्य का विस्तार करता है तो वो उसके लिए एक महान बात मानी जाती थी। तो उसके द्वारा फिर जो भी दूसरे राज्य का राजा होता था उन दोनों में उस चीज़ को लेकर लड़ाई चलती रहती थी। तो राज्य के विस्तार के लिए भी एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण था हमारे पास राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत, जिसके कारण हमारे पास विभिन्न प्रकार के युद्ध देखने को हमको मिलते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपने अगर महाभारत देखी तो महाभारत के अंदर भी हमारे पास कौरवों और पांडवों में इस चीज़ को लेके भी युद्ध हुआ है। नंबर 2 पे दोस्तों की हमारे पास सत्ता का लालच अब वर्तमान के समय में भी है, बट ये जो अभी सत्ता का लालच आप वर्तमान के समय में देखते हो वो हमारे पास राजतंत्र व्यवस्था से ही चला आ रहा है। सत्ता के लालच के कारण विभिन्न प्रकार के युद्ध होते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको महाभारत का जिक्र किया, तो महाभारत के अंतर्गत कौरवों के अंतर्गत हमारे पास एक महाराज थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, अंधे होने के बावजूद भी उनके अंतर्गत सत्ता की लालच थी, सत्ता का लालच था उनके अंतर्गत। सत्ता की लालच के लिए भी वो खुद राजगद्दी पे बैठे। राजगद्दी पे बैठने के बाद वो जो मामा शकुनी थे उसने दुर्योधन का दिमाग भी कुछ इस प्रकार से किया कि उसको सत्ता की लालच के लिए भी लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और लड़ने के लिए उसके दिमाग में ऐसी बातें बिठा दी जिसके कारण फिर हमारे पास विभिन्न प्रकार की गतिविधि हुई। वो सब हमारे पास सत्ता के लालच के कारण ही हुआ था। तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे भांजे। मनुष्य
अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है कि तुम अपने मानसिक कष्ट को शारीरिक अभ्यास द्वारा भुलाने का प्रयत्न कर रहे हो भांजे। अरे अरे मूर्ख, बर्बरीक एक बहुत महान संकट बनकर आया है। तो राजतंत्र के अंतर्गत सत्ता के लालच को लेकर युद्ध होना एक आम बात थी। और उसके बाद है बदला। बदले का मतलब ये है कि लोग मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई राजा अपने युद्ध में किसी दूसरे राजा के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, फिर वो हार जाता है और वो शहीद हो जाता है, तो उसके बाद उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा, तो उसके अंदर उसके दिमाग को कुछ इस प्रकार से कर दिया जाता है कि उसको बताया जाता है कि आपको बदला लेना है, क्योंकि आपके पिता की मृत्यु के कारण वो राजा था। तो उस राजा से बदला लेने के लिए वो बचपन से ही मतलब, या फिर हम कह सकते जब भी राजगद्दी पर बैठता है वो, तो तब भी वो उस कार्य में जुट जाता है। तो बदला लेने के लिए फिर वो युद्ध करता है। तो इस प्रकार ये प्रणाली चलती रहती थी। बदला लेने के लिए भी बदला लेने के लिए भी राजा आपस में लड़ते रहते थे, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण था हमारे पास युद्ध का राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत। इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण था वो था धन और संसाधन। धन और संसाधन की बात की जाए तो हमारे पास मैंने आपको बता दिया था, सोने चांदी के आभूषण, ये धन दौलत से भरे होते थे महल, और उसको लेकर भी विभिन्न प्रकार के युद्ध होते रहते थे आपस में। तो ये थे कुछ युद्ध के प्रमुख कारण। परंतु युद्ध होने का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था, वो भुगतना पड़ता था हमारे पास आम जनता को, क्योंकि इसका जो युद्ध के अंदर जान माल का नुकसान होता था। क्योंकि हमारे पास आपने देखा भी होगा, जब दो राजाओं में युद्ध होता है तो वो दो राजा ही युद्ध करने के लिए नहीं जाते हैं, उनके पीछे सैनिक होते हैं। वो सैकड़ों सैनिक जो है उन जानों के बारे में, उनकी जान जाने के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो जब भी युद्ध होते हैं उनका जो गंभीर परिणाम तो होता ही है, जान माल का नुकसान होता है, कितने लोग मारे जाते हैं उसकी कोई गिनती नहीं होती है। बट हम ये देखते हैं कि जब राजा मर जाता है तो युद्ध समाप्त हो जाता है, परंतु उसके अंतर्गत कितने लोगों की जान गई है उसके बारे में हम कभी जिक्र ही नहीं करते हैं। तो विभिन्न युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। दूसरी बात क्या है, फिर गांव जल जाते हैं। गांव जो हमारे पास राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत जो आम लोग रहते हैं उनको भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जाते हैं गाँव के लोग भी इधर से उधर चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ